अस्कर वन का पेट्रोल पंप हमने ले लिया तो खुदा ना खास्ता आफ्टर सम टाइम ये होता है जैसे कंपनी कोई भी बैंक करप्ट हो जाती है। अस्कर वन खत्म हो गया तो उसके खत्म होने से क्या हमारा पेट्रोल पंप भी गया खत्म, टाटा बाय बाय। जी कुछ लोग गली मोहल्ले में जो खुला पेट्रोल सेल कर रहे हैं, इसका क्या सीन है जो एजेंसी के नाम से सेल हो रहा है? कि चिड़ी बेचारे की करे तो ठंडा पानी पी मरे। अब आपने ये बिजनेस बताया पेट्रोल पंप का 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की। अब जिस बंदे के पास 1 करोड़ है ही नहीं है वो क्या करेगा? मोस्टली दोस्त ये कह रहे होते हैं कि यार टोटल से पेट्रोल नहीं डलवाना, पीएसओ से डलवाते हैं। अच्छा, बहुत से दोस्त ये कहते हैं पीएसओ से नहीं डलवाना, टोटल से डलवाते हैं। तो इसमें क्या पेट्रोल का डिफरेंस होता है कि ये पेट्रोल बड़ा अच्छा है, ये पेट्रोल बड़ा गंदा है। एंड वेलकम बैक टू ये पेट्रोल स्टेशन बिजनेस पर दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में डिटेल से बताया था एनओसी कैसे हासिल करना है, के फॉर्म कैसे हासिल करना है, मशीनरी इकनॉपी वगैरह कैसे परचेज़ करनी है, कितना खर्चा होगा, कितनी आमदनी होगी, ये सब कुछ ए टू जेड आपको डिटेल से बताया था। पेट्रोल पंप बिजनेस प्लान की इस दूसरी वीडियो में पहली वीडियो के कमेंट्स में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पेट्रोल बिजनेस इंडस्ट्री के बैकएंड पर क्या होता है वो थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूं। इसको समझाने के लिए किसी भी एक ऑयल रिफाइनरी की आप मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर आप पार्को को पकड़ लें। पार्को पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ये क्या करती है, ये अरब कंट्री से खाम तेल को, जिसको कच्चा तेल भी बोलते हैं और जिसको इंग्लिश में क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो क्रूड ऑयल शिप के जरिए पाकिस्तान सी पोर्ट तक लेके आती है। फिर इस कंपनी ने पाकिस्तान सी पोर्ट से मुल्तान के एक सिटी मुजफ्फरगढ़ तक पाइपलाइन बिछाए हुए हैं रेलवे लाइन के साथ साथ। तो उस क्रूड ऑयल को पाइपलाइन के ज़रिए मुल्तान के एक सिटी मुजफ्फरगढ़ तक पहुंचाया जाता है ऑयल रिफाइनरी में। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, वहाँ पे एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए इस क्रूड ऑयल को कैरोसिन, डीजल और पेट्रोल में बदला जाता है। असल में होता क्या है, जब आप क्रूड ऑयल को 260 डिग्री पर गर्म करते हैं तो डीजल आता है, और अगर 180 पर गर्म करते हैं तो कैरोसिन, और अगर 110 पर गर्म करते हैं तो इसको टेम्परेचर देते हैं तो फिर पेट्रोल आता है। फिर इस पार्को कंपनी ने पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े ज़िला में डिपो बनाए हुए हैं। तो फिर बड़े बड़े टैंक के ज़रिए या फिर पाइपलाइन के ज़रिए पेट्रोल डीजल को उन डिपो तक पहुंचाया जाता है। टैंक्स की मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी 50,000 लीटर तक होती है, और जब वो पेट्रोल डीजल उन डिपो तक पहुंच जाता है, फिर उस डिपो से टैंक लारी के ज़रिए पेट्रोल डीजल को पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल स्टेशन को कैसे बनाना है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल डीजल उन पेट्रोल स्टेशन तक कैसे पहुंचता है। तो अभी आगे चलते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने पार्को कंपनी की मिसाल दी, इस तरह की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में काम कर रही है। पहले नंबर पर तो है पार्को, दूसरे नंबर पर है बाइको, तीसरे नंबर पर है नेशनल रिफाइनरी, चौथे नंबर पर है अटक रिफाइनरी, और 5वें नंबर पर है पाकिस्तान रिफाइनरी, जिसको PRL शॉर्ट में कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ रिफाइनरीज कंपनी शिपमेंट के जरिए क्रूड ऑयल को पाकिस्तान में लाकर अपनी रिफाइनरी तक पहुंचाती हैं, और फिर रिफाइन करने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू इसको डिस्पैच कर दिया जाता है। और अभी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रशिया से भी कॉन्ट्रैक्ट किया है खाम तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, परचेज़ करने का। तो और शुरू में जो रशिया से तेल आएगा, खाम तेल आएगा, उसको तो रिफाइन करने का जो ठेका मिला है वो एक मिला है पार्को को और दूसरा PRL को, पाकिस्तान रिफाइनरी मिल को। और रशिया से जो पाकिस्तान में खाम तेल आएगा वो ब्लैक सी के थ्रू आएगा, और इसको तकरीबन 26 डेज लगेंगे एक शिपमेंट को रशिया से पाकिस्तान तक पहुंचने तक। अभी यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि ऑयल रिफाइनरी तो 5 हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि OMCs 25 से 28 हैं। तो वो 25 से 28 जो OMC हैं उनमें से बहुत सारी OMC के डिपो भी हैं। तो वो फिर ऑयल कहाँ से लेते हैं? वो ऑयल इन्हीं 5 रिफाइनरी से लेते हैं। इनका कुछ कोटा फिक्स होता है। ज़्यादातर जो OMCs हैं जिनकी खुद की रिफाइनरी नहीं है वो पाकिस्तान रिफाइनरी से पेट्रोल लेते हैं, बाकी रिफाइनरी से भी लेते हैं, इनका कुछ कोटा फिक्स होता है, पर ज़्यादातर पाकिस्तानी रिफाइनरी से इनका पेट्रोल आता है। अभी यहाँ तक आपको पेट्रोल बिजनेस के इंडस्ट्री के बैकएंड में क्या होता है वो सारा समझ आ गया। अभी आपको थोड़ा मज़ीद समझा दूँ तो अभी पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने किसी एक OMC की डीलरशिप ले ली है, तो अभी कोई आपको उसके साथ कोई मसला हो गया, तो अभी दूसरी अब OMC में कैसे मूव हो सकते हैं। मैं आपको अपनी ही मिसाल देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अस्कर वन OMC की डीलरशिप ली है। तो अभी अस्कर वन OMC हो गई है बंद,
इसका कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ केस था, कुछ इसके हाईवे के ड्यूज़ कुछ बाकी थे, तो वो ये हो गई है बंद अभी अस्कर वन। तो अभी मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर अपने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि यूरो जो ओएमसी है ना, ये बेटर है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि इसकी लाइसेंस फ़ी भी कम है, 5 लाख है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका अपना डिपो है, और तीसरा फ़ायदा ये था मुझे कि ये मेरे पेट्रोल स्टेशन के नज़दीक इसका डिपो पड़ता, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। तो फिर मैंने यूरो में कन्वर्ट किया। वो कैसे कन्वर्ट किया, इसमें होता क्या है कि जो एनओसी ली थी और जो के फॉर्म लिया था वो तो 100% सेम ही रहता, क्योंकि जो एनओसी मैंने ली थी डीसी से, अपने ज़िला के डीसी से, और जो के फॉर्म लिया था एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट से, वो असल में ओएमसी का थोड़ा है, वो तो पेट्रोल स्टेशन का होता है, वो तो सेम ही रहता है। जस्ट क्या किया था, जस्ट लीजिंग ख़त्म की पहले अस्करवान के साथ, लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट 25 साल का था, उसको ख़त्म करिए, उसको कैंसिल किया, और 5 लाख की फ़ीस जस्ट और नहीं भरी, वो यूरो के साथ मैंने लीजिंग एग्रीमेंट कर लिया। अभी लीजिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ये असल में एक किस्म की लीगल एंटिटी होती है कि आप उस कंपनी का जो नाम है वो लीगली तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मालिक आप ही रहते हैं, लेकिन जस्ट एक लीगल एस्पेक्ट के थ्रू ये एग्रीमेंट किया जाता है कि आप उस कंपनी का नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपके मुताबिक अस्कर वन के साथ अगर पेट्रोल पंप बनाया जाए तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। यही काम अगर शेल, पीएसओ, टोटल पार्को के साथ मिलकर बनाया जाए तो फिर कितने पैसों का खर्चा आएगा? आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी बड़ी ओएमसी के साथ काम करती हैं, एक तो उसकी लाइसेंस फीस ज़्यादा होगी, लाइसेंस फी कम से कम 10 लाख होती है, 10 लाख से ऊपर ही होगी उनकी लाइसेंस फीस, एक चीज़। और सेकंड चीज़, जो मशीनरी आप उधर इंस्टॉल करोगे और जो स्ट्रक्चर आपका होगा वो बड़ी ओएमसी अपने ठेकेदारों से बना के देंगी, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो वो काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आप बड़ी ओएमसी के साथ काम करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि आप किसी भी ओएमसी के साथ काम कर लो, आपको पेट्रोल डीजल एक ही जैसा मिलना है। जैसा कि आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में 5 ही तो रिफाइनरी हैं जो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करती है, पेट्रोल डीजल में बदलती है। तो जितनी भी 25 से 28 आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 25 से 28 ओएमसी कंपनी है, वो इन्हीं 5 रिफाइनरी कंपनी से ऑयल को लेती है। तो पेट्रोल डीजल एक ही जैसा होता है, आप किसी भी ऑयल रिफाइनरी के साथ आप काम कर लो, उसमें पेट्रोल डीजल की वैल्यू में, उसकी क्वालिटी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली दोस्त ये कह रहे होते हैं कि यार टोटल से पेट्रोल नहीं डलवाना, पीएसओ से डलवाते हैं। अच्छा, बहुत से दोस्त ये कहते हैं पीएसओ से नहीं डलवाना, टोटल से डलवाते हैं। तो इसमें क्या पेट्रोल का डिफरेंस होता है कि ये पेट्रोल बड़ा अच्छा है, ये पेट्रोल बड़ा गंदा है, क्या है इसके मुताबिक? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें ना जरा। आपको जैसा मैंने पहले बताया कि पेट्रोल या डीजल की जो क्वालिटी होती है वो एक ही जैसे होती है कि क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन तो अभी किया है कि 5 रिफाइनरी हैं पाकिस्तान में, उन 5 रिफाइनरी से ही पेट्रोल या डीजल आना है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो सेम होती है। जो बेईमानी करते हैं वो लोकल डीलर बेईमानी करते हैं। अभी वो बेईमानी करते क्या करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। डीजल में कैसे बेईमानी होती है, डीजल में असल में वो मोबिल ऑयल, जो ख़राब मोबिल ऑयल जो गाड़ियों से निकाला जाता है वो मिक्स करती हैं। उसकी रेशो क्या होती है वो भी आपको बता दूं कि 10,000 लीटर डीजल में 2,000 लीटर मोबिल ऑयल, ख़राब मोबिल ऑयल को मिक्स किया जाता है और सेल कर दिया जाता है। डीजल में तो इस तरह बेईमानी कर रहे हैं लोग। और पेट्रोल में बेईमानी 2 तरीक़ों से होती है, एक तो उसमें मिट्टी का तेल मिक्स कर देते हैं, या एक केमिकल आता है वो पेट्रोल से काफ़ी सस्ता होता है, उसको मिक्स करके पेट्रोल को सेल किया जाता है। एक तो ये बेईमानी होगी। और कुछ पेट्रोल स्टेशन वाले ईरानी तेल को सेल करते हैं। ईरानी तेल असल में ख़राब नहीं होता, उसकी क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन असल में वो स्मगल होकर आता है, इसलिए उसको अच्छा नहीं समझा जाता। स्मगल अभी करवाता कौन है? जो बॉर्डरों के मुहाफ़िज़ हैं। ज़ाहिर सी बात, उन्होंने उनकी इजाज़त के बगैर कौन स्मगल कर सकता है? और बॉर्डरों के मुहाफ़िज़ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट कौन? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साए तले आप कह लो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साए तले ईरानी तेल को स्मगल किया जाता है पाकिस्तान में। इसमें नुकसान होता है पाकिस्तानियों का नुकसान होता है। जितनी ऑयल रिफाइनरी बनी हुई हैं इसमें लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। तो अगर इस तरह स्मगल होकर आता रहे तो एक तो पेट्रोल स्टेशन वालों को सस्ता मिलेगा, तो वो ऑयल रिफाइनरी से कौन ख़रीदेगा? तो इसी तरह अभी के जो हालात हैं, बहुत सारी ऑयल रिफाइनरी बंद पड़ी हैं क्योंकि उनसे कोई डीजल ख़रीदता नहीं है। क्यों नहीं ख़रीदता?
क्योंकि वो ईरान से स्मगल होकर आता है। और कौन करवाता है और किसके साए तले हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पेट्रोल पंप मालकान जो है ये पैमाने के अंदर कुछ दो नंबरी करते हैं, यानी कि पेट्रोल डालते हुए कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता भी है और नहीं भी। 5% ऐसा होता है और 95% ऐसा नहीं होता। 5% भी इसलिए जो दूर दराज के किसी गांव देहात में पेट्रोल पंप है वो लोग ऐसा कर सकते हैं और शायद करते हों, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ACDC की टीम रेगुलरली पेट्रोल पंप के जो पैमाने होते हैं उसको चेक करती है। वो क्या करती हैं, उनके पास एक पैमाना होता है, वो उसमें 4 या 5 दफ़ा उस मशीन से ऑयल को भरवाते हैं। तो उससे तो बंदा आसानी से सीधा सीधा पकड़ा जाएगा अगर कोई 2 नंबरी करेगा पैमाने में। और अगर कोई 2 नंबरी जो करते भी हैं वो पैमाने की सिर्फ एक स्केल की बस करते हैं, सिर्फ एक स्केल कम रखते हैं, ऐसी 2 नंबरी होती है। इसमें कोई इतनी ख़ास 2 नंबरी नहीं कोई करता, और जो करते हैं एक स्केल तक करते हैं, और वो भी बहुत दूर दराज के जो इलाके में हैं जो पेट्रोल स्टेशन वहाँ पर होते हैं। अच्छा, जहां तक हमने पढ़ा हुआ है ये पेट्रोल जो है ये रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है, या मोस्टली दोस्त पेट्रोल डलवाते हुए ढक्कन खोलते हैं ऊपर हाथ रख देते हैं, क्या हुआ यार पेट्रोल उड़ जाएगा। तो पेट्रोल मालकान जो है इनके पास तो ह्यूज क्वांटिटी में जिसमें ये स्टोर करते हैं उसका एरिया भी काफी बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें से भी पेट्रोल उड़ता होगा। तो ये जो उड़ने का लॉस है ये कैसे पूरा होता है? नहीं, पेट्रोल उड़ने से कोई नुकसान नहीं होता। असल में जब टैंक वाले डिपो से पेट्रोल भरवाते हैं तो वो कुछ मार्जिन रख लेते हैं, पहले वो तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल ज़्यादा भर लेते हैं, तो इसलिए पेट्रोल उड़ने से कोई नुकसान नहीं होता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में या एशियाई मालिक इंडिया श्रीलंका, इसमें तो मोस्टली ऐसा होता है कि पुलिस वाले आए पेट्रोल डीजल मुफ्त भरवाया, तो ये पेट्रोल पंप मालकान जो है इसका ये नुकसान कैसे पूरा करते हैं? मुझे आप ये बताएं कि अगर आपका पेट्रोल पंप हो तो आप क्या फ्री में गाड़ी भरने दोगे? बिल्कुल नहीं भरने दोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में पुलिस वाले वाउचर देकर गाड़ियां भरवाती हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको कैश वाउचर इशू करती है, वो कैश वाउचर पेट्रोल स्टेशन पर देते हैं तो वो पेट्रोल भरवाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना भी है कि पेट्रोल की जो नोजल है उसकी एडजस्टमेंट से भी पेट्रोल में कमी बेशी की जा सकती है। नहीं, नोज़ल की स्पीड को कम या ज़्यादा करने से पेट्रोल की क्वांटिटी में, पेट्रोल की मकदार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मिसाल के तौर पर एक टैंकी है, उसमें 10 लीटर पानी है, नीचे टूटी लगी हुई है। अभी आप उस टूटी को थोड़ा चलाएं फिर बंद कर दें, चलाएं फिर बंद कर दें, या एक ही दफ़ा फुल चला दें, या थोड़ी सी बस टूटी खोल दें, पानी तो उतना आना है जितना उसमें है, 10 लीटर ही आना है। तो जो नोज़ल होता है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करने से पेट्रोल की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल में ये कुछ अफवाहें हैं जो पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर ने फैलाई हुई हैं। उन्होंने कुछ शो चलाए हैं और उस शो से लोगों ने देखा है कि ऐसा भी होता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मेरे दोस्तों का एक क्वेश्चन ये भी है कि पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की मशीन को एडजस्ट किया होता है मेन करेंसी के ऊपर, 100 रुपीज़ के ऊपर, 200 के ऊपर, 500 के ऊपर। वो कहते हैं कि जी 105 में पेट्रोल डलवाएं, 210 में डलवा लें, 515 में डलवा लें। इसमें इस तरह है कि पेट्रोल में कमी बेशी नहीं होगी। फिक्स रकम के ऊपर उन्होंने पेट्रोल की एवरेज कम की हुई है। क्या ये पॉसिबिलिटी मौजूद? नहीं, ऐसा अब नहीं होता। पहले होता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता। असल में होता क्या है कि कुछ पॉइंट फिक्स किए होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मोबाइल में फिक्स नहीं किया होता है डायल को, डायल फिक्सिंग की होती है कि एक बटन को प्रेस करें और डायल पर क्लिक करें तो फ़लाँ को कॉल चली जाए, 2 को प्रेस करें तो फ़लाँ को ऑटोमेटिक कॉल चली जाए। इस तरह उन्होंने फ़िक्स किया होता है कि 1 को बटन प्रेस करें तो इसमें से 10 लीटर पेट्रोल भर जाए, 5 को प्रेस करें तो इसमें से 50 लीटर पेट्रोल भर जाए, 2 को क्लिक करें तो इसमें 5 लीटर पेट्रोल भर जाए। इस तरह उन्हें फ़िक्स किए होते हैं। और एक आपको बता दूं कि 2 नंबरी होती कैसे है। मिसाल के तौर पर कि अभी एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने 50 रुपये का या 200 रुपये का या 250 रुपये का पेट्रोल भरवाया, फ़र्ज़ कर लें। उसके पीछे कोई आया गाड़ी वाला, उसने कहा कि मुझे 5000 का पेट्रोल भर के दो। तो जो लाइनमैन क्या करते हैं, वो लाइनमैन ज़ीरो करते नहीं मीटर को, वो उसी 200 से जो अकेले ने भरवाया है उसी से स्टार्ट कर देते हैं मीटर को। तो इस तरह की 2 नंबरी होती है। लेकिन ये तो आसानी से बंदा इसको पकड़ सकता है क्योंकि आंखें खुली रखनी चाहिए। आंखें बंदा खोलें, इसको देखें, मीटर को चेक करें पेट्रोल भरवाने से पहले, तो इस 2 नंबरी को आसानी से पकड़ा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे आप स्क्रीन में
में देख रहे हैं, जब आप कोई भी पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल भरवाएंगे तो जब वो लाइन मैन उसको स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले 8888 के डिजिट आएंगे, उसके बाद फिर 00 के डिजिट आएंगे, फिर पेट्रोल बनना स्टार्ट होगा, फिर वो प्राइस की क्वांटिटी स्टार्ट होगी। तो अगर इस तरह आया पहले 88 डिजिट फिर 000 डिजिट, इसका मतलब कि मीटर बिल्कुल ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर 88 के बाद वो 50 0 नहीं आया तो इसका मतलब को पहली जो वैल्यू है उससे स्टार्ट होता है। तो ये बंदे की अपनी आंखें खुली होनी चाहिए और थोड़ा बहुत इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो इस 2 नंबरी को आसानी से पकड़ा जा सकता है। अच्छा साहब, मिसाल तो आपने सुनी होगी कि चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। अब आपने ये बिजनेस बताया पेट्रोल पंप का 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की। अब जिस बंदे के पास 1 करोड़ है ही नहीं है वो क्या करेगा? उसका शौक भी है पेट्रोल पंप डालने का, उसके लिए भी थोड़ी सी तजवीज़ करें ना कि उसने क्या करना है। जिसके पास पैसा कम है वो यूरो ओएमसी का लाइसेंस ले ले, वो अभी भी 5 लाख का मिल जाएगा। और एनओसी पर तकरीबन 10 लाख तो लगनी है। जो डिस्पेंसर हैं वो 2 लाख का एक डिस्पेंसर ले ले, स्टोरेज टैंक तकरीबन 1.5 से 2 लाख का आ जाएगा। बाकी हाइड्रोलिक और दूसरी चीज़ें जो इंस्टॉलेशन की हैं वो 10 लाख में वो हो जाएंगी। तो टोटल 30 लाख में वो अपना पेट्रोल स्टेशन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर जगह अपनी हो तो शुरुआत में क्या करे कि टफ टाइल नीचे ना लगाए, ईंटों के भट्टे से जो चूरा आता है वो नीचे भर लें और कनोपी ना इस्तेमाल करें, जस्ट ग्रीन शीट होती है वो डिस्पेंसर के ऊपर एक लगा ले, ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह का पेट्रोल स्टेशन शहरों में तो नहीं चल सकता, लेकिन जो दूर दराज के गांव वाले इलाके हैं वहाँ इस तरह का पेट्रोल स्टेशन चल जाता है और बहुत सारे इस तरह लोगों ने खोले भी हुए हैं। जी, कुछ लोग गली मोहल्ले में जो खुला पेट्रोल सेल कर रहे हैं, इसका क्या सीन है जो एजेंसी के नाम से सेल हो रहा है शॉप्स के ऊपर? पेट्रोल पंप एजेंसियों का कोई सीन नहीं है भाई, वो बिज़नेस थोड़ा है, उन्होंने एक जुगाड़ लगाया हुआ है, आज है कल ना हो, उनको कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। होता क्या है, वो उन्होंने एक प्लास्टिक का स्टोरेज टैंक रखा होता है, उसमें पेट्रोल भरवाया होता है, एक सेकंड हैंड डिस्पेंसर लिया होता है 2 लाख का, वो मिल जाता है। और स्टोरेज टैंक उसका मुझे अभी वैल्यू नहीं पता, और बस स्टोरेज टैंक और एक डिस्पेंसर बस, और उन्होंने अपनी एक दुकान स्टार्ट की होती है, वो आज है कल ना हो, उनको कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये कोई बिज़नेस थोड़ा है, ये किस्म का जुगाड़ है। जी, जैसा मैंने आज तक कोई बिजनेस ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर उधार मौजूद ना हो। इस बिजनेस के अंदर उधार की क्या सूरत है? उधार असल में डीजल में होता है, पेट्रोल में कोई उधार नहीं होता। डीजल में उधार भी दो जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर होता है। जब और उधार देना क्यों पड़ता है? एक तो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उधार ना दो तो फिर बिज़नेस ही बढ़ सकता देहात में। और दूसरा असल में होता क्या है कि जब किसान की फसल पकती है तो फिर वो जो डीज़ल की वैल्यू है वो अगर 100 रुपया रहता है तो उसमें 70 रुपया दे देते हैं, यानी कि 70% तक आपको उस सीज़न के एंड में मिल जाते हैं। बाकी 30% कैरी फॉरवर्ड होता रहता है और इसी तरह नेक्स्ट फसल में वो दे देती हैं। देहातों में डीजल का उधार चलता है, पेट्रोल का तो उधार ना देहातों में चलता है ना शहरों में।